जंगल, पहाड़ और नदियों से सजी झारखंड की धरती में जब मांदर, बांसुरी, ढोलक और नगाड़े की युगलबंदी के बीच लोक गायक के स्वर फूटते हैं तो दर्शकों के पैर स्वयं ही थिरकने लगते हैं। रांची विश्वविद्यालय में एमए स्तर तक पढ़ाई जाने वाली नागपुरी भाषा और लोक संस्कृति में रचा बसा गीत संगीत शास्त्रीय संगीत की तरह राग रागिनियों के संस्कार में निबंध है, जिसका लगभग 2000 वर्ष के अत्यंत प्राचीन नागवंशी राजवंश के इतिहास से संबंध है। जो शास्त्रीय संगीत में जो बारीकी है उसी तरह का इस भी शब्द अलंकार इसमें है। बहुत सारे रस के गीत हमारे कवियों ने लिखा है। हमारे लोकगीतों में भी बहुत रस के गीत मिलते हैं और क्षेत्र बेसिस का भी चीज़ें हैं। माने 3 डेग में पानी तो 7 कोस में बानी, ऐसा करके जो मुहावरा है प्रचलित, तो उसके अनुसार कुछ गीत का भी चलन आगे चल के बदल गया है दूसरे अथी में, हमारे झारखंड के अंदर में नागपुरी का। और उसी तरह के वाद्य यंत्र भी बदल गए हैं, कुछ ठाठ भी बदल गए हैं नाचने का, और यही सब चीज़ें हैं। लेकिन राग रागिनी कितने हैं ये तो हम देखते हैं कि शास्त्रीय गीत के अंतर्गत जो आने वाली है, हर मौसम का गीत है, हर पर्व त्यौहार का गीत है, हर ऋतु का गीत है। तो ये अथाह गीतें हैं, हर माने संस्कार का गीतें हैं। नागपुरी संगीत की जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी व्यापकता और महत्ता पर भी चर्चा करना जरूरी पड़ जाता है। वैसे जब हमारे देश में राजतंत्र था उस समय छोटा नागपुर कहिए, झारखंड कहिए या नागपुर कहिए, इस क्षेत्र में नागवंशी राजाओं का राज था और नागपुरी भाषा का उद्भव लोक कथाओं के अनुसार, लोक वार्ताओं के अनुसार ये नागवंशी दरबार में भी हुआ है और उनके ही संरक्षण में नागपुरी संगीत नृत्य का विकास भी हुआ है। जब हम नागपुरी संगीत की बात करते हैं तो इसका श्रेय ग्रामीण अखाड़े को जाता है, चाहे वो झारखंड का आदिवासी गांव हो या सदान गांव या मूलवासी। उस अखाड़े में चाहे वो विशेषकर जो यहाँ झारखंड में जो मेजर ट्राइबल लैंग्वेज ग्रुप है और रीजनल ग्रुप है, उनके बीच नागपुरी का बहुत ही बड़ा महत्ता है। जैसे राजतंत्र के काल में नागपुरी यहाँ की राजभाषा रही है। नागवंशियों ने नागपुरी भाषा को घर घर तक पहुँचाया, गांव गांव तक पहुँचाया, उसको इज्जत दिया, उसको पट्टा में ताम्रपत्र में राजभाषा के रूप में यूज किया, है ना। ये सिलसिला पालकोट में जब तक राजधानी थी तब तक रहा। महाराजा रघुनाथ सहदेव प्रथम कवि के रूप में नागपुरी भाषा के माने जाते हैं और डॉक्टर केसरी ने जो किताब लिखा है उसमें प्रथम व्यक्ति वही हैं। और इस तरह से राजकुल में नवरत्नगढ़ और पालकोट तक में ये भाषा के प्रति प्रेम और स्नेह रहा। महाराजा गोविंद नाथ सहदेव भी एक कवि थे।
महाराजा उदयनाथ साहब भी एक कवि थे, महाराजा दिलपनाथ साहब जिनके समय में अंग्रेज आए, वो भी एक कवि थे। और वो सारा केसरी जी के संग्रह में उन सभी लोगों का नाम है। नागवंशी राजा लोग नागपुरी में ही सारा का सारा काम किया करते हैं। पहले तो कानून भी उनका जो इनका फैसला जो होता था, केस का फैसला सब नागपुरी में। झारखंड की 9 भाषा भाषी सदान एवं जनजातीय समुदाय के बीच नागपुरी संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। नागपुरी गीत संगीत झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यूपी तथा अंडमान निकोबार तक लोकप्रिय है। आकाशवाणी, दूरदर्शन के अलावा नागपुरी फिल्मों ने लोक गीतों के साथ साथ आधुनिक नागपुरी गीतों को सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। मुख्यतः नागपुरी गीत संगीत 2 प्रकार के होते हैं, मर्दानी राग के गीत और जनानी राग के गीत। जब हम नागपुरी संगीत की बात करते हैं तो नागपुरी संगीत के बहुत सारी राग रागिनियां हैं। इसमें मर्दानी खंड है, इसमें जनानी खंड है और भी अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें विशेषकर यहाँ का जो फगुआ रागिनी है वो गीतों की रानी कही जाती है नागपुरी गीतों में। अब वो फगुआ गीत झारखंड के लगभग सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को अपने में समाहित किए हुए है, ऐसा उदाहरण मिलता है। और नागपुरी कहिए तो जितने भी यहाँ संगीत है उससे थोड़ा प्रखर और मीठा है। यहाँ की विरासत है जो पुरानी राग रागिनी है, जैसे मर्दना पच का झूमर है, पावस है, उदासी है, थड़िया है, लुजरी है और ठिमटा है। इधर फिर जनानी पक्ष का जो गीते हैं वो है अंगनई है। अंगनई के भी बहुत सारे वेराइटीज है, पहल संजा है, झिंगफुलिया है, अधरतिया है, भिनसरिया है, बिहानवा है, फिर शादी ब्याह का डमकच है, झुमटा है, समझे ना, फिर बियाहरी का है, फिर उधर आपका बच्चे जन्म होते हैं उसका छठी है, कन्वेदी है और माने उसका नामकरण है, मुँहझोटी है। जो 16 संस्कार के जो गीत संगीत होते हैं ये सारी चीज जो है हमारे नागपुरी गीत संगीत में भरा पड़ा है। लेकिन आज वो जहाँ के तहाँ हैं और उसको आज वो एक तरह से बिखर गया है। उसके गाने वाले, उसको सुनने वाले भी नहीं रह गए हैं। बीच में हमारे सीखने वाले जो बच्चे हैं, गाने बजाने का शौकीन है, जो आधुनिक गीत के नाम पर वो अभी एक म्यूजिक को भरे हुए हैं और आधुनिक नाम पर लोग उसी को जानता है। लेकिन हमारी जो चीज़ है उसको जानने की ज़रूरत है। जो क्लासिकल ढंग का चीज़ें हैं, जो शास्त्रीय संगीत में जो बारीकी है, उसी तरह का इस भी शब्द अलंकार इसमें है। बहुत सारी रस के गीत हमारे कवियों ने लिखा है। हमारे लोकगीतों में भी बहुत रस के गीत मिलते हैं। हरे मोहलई मन राम रेखा गोया झार झार बोहे नी झर पनिया बोहे नी झर पनिया मोहलई मोहलई मन राम रेखा गोया बोहे नी झर पनिया बोहे नी झर पनिया यह मिट्टी जो है, झारखंड की मिट्टी, छोटा नागपुर की मिट्टी जो है, यह मिट्टी जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरनों से परिपूर्ण यह क्षेत्र है। यहाँ पर हर संगीत, हर गीत मौसम से जुड़ा हुआ है।
6 मौसम हैं, 6 ऋतुएं हैं, 6 तरह की संगीत का लहर, संगीत का राग, छंद, स्वर यहाँ पर प्रधान है। और कोई भी संगीत बगैर मौसम के, बिना पर्व त्योहार के परे नहीं है। सब पर्व त्योहारों से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बरसात से शुरू करता हूं। बरसात जब आती है तो धीरे धीरे पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं। बहुरा तीज, कर्मा जितिया शुरू हो जाता है। तो जैसे ये पर्व शुरू हो जाता है तो यह एक ऐसा मौसम होता है पानी का, वर्षा के चलते, कि मौसम बहुत सुहावन हो जाता है और पूरे जंगल झाड़ में पानी के बूंद गिरने लगते हैं। पानी की आवाज़, नदी की आवाज़, ये सब होते हुए यह वातावरण ऐसा बनता है कि संगीतमय हो जाता है। जब कर्मा गढ़ता है गांव में, ये परिपाटी है, हमारे झारखंड की परिपाटी रही है कि प्रत्येक वर्ष भादो के एकादशी में कर्मा गढ़ता है और उस कर्मा में हम लोग करम गीत गाते हैं। तो करम गीत माने अंगनई झूमर स्वर से शुरू करते हैं। तो इसका स्वर कहलाता है, जो बरसात में गाए जाते हैं, वो सबसे पहले हम अंगनई से शुरू करते हैं और अंगनई गाने के बाद में यह अंगनई का राग चलता है करीब करीब 11 बजे, माने 9 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक। अंगनई के बाद जैसे ही 12 बजे के भीतर जब हम घुसने लगते हैं तो तब तक स्वर मेरा मोटा हो चुका होता है और हम झूमर में चले आते हैं। उसे झूमर बोलते हैं, क्योंकि अंगनई का स्वर थोड़ा ऊंचा होता है और झूमर का स्वर थोड़ा मध्यम होता है, इसलिए उसको झूमर बोलते हैं। तो जिस गाने में झूमने की माने बात आ जाती है, लोग झूमने लगते हैं, रीच में मस्त हो जाते हैं और वही राग झूमर का होता है, तो झूमर गाते हैं। तो झूमर होता है उसका नाम। उसके बाद में हम आ जाते हैं, फिर हमारा राग फिर धीरे करके करीब करीब जब 2 बजने लगता है तो 2 बजे के बाद मेरा स्वर और थोड़ा मोटा हो जाता है, तो हम उसको भिनसरिया में परिणत कर देते हैं। भिनसरिया का राग और उससे छोटा है, झूमर से भी छोटा होता है। तो झूमर से छोटा होता है तो उस राग में हम गाते हैं और सुबह होते होते हम बिल्कुल थक सा जाते हैं और हमारा स्वर बिल्कुल नहीं के बराबर निकलने लगता है। तो बहुत छोटे स्वरों में, बहुत कम राग में हम गाना को गा के शेष करते हैं। ये यहाँ की परिपाटी है झूमर का। ये झूमर सीधे चलते चलते जितिया में पहुंचता है। अब जितिया जब आता है तो वही झूमर राग, अंगनई राग, जिसको हम कर्मा में गाते हैं, वही गाना हम इस गई में गाते हैं। जब जितिया का त्योहार समाप्त हो जाता है और उसके बाद में जब पर्व आने लगता है, फिर हम लोग का माने दशहरा का पर्व, उसके बाद वह राग छंद बदल जाता है। राग छंद बदलने के बाद होता क्या है कि अब स्वर बदल रहा है। पर्व के हिसाब से, मौसम के हिसाब से स्वर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वो धीरे धीरे आते 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 हम लोग चले आते हैं, क्या कहते हैं सो, काली पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा, काली पूजा में। तो उसमें हम लोग अब मर्दाना स्वर पहुंच जाता है, जनानी स्वर कम हो जाता है। अब मर्दाना स्वर, जिसको हम लोग मर्दानी झूमर बोलते हैं, उस स्वर में गाने लगते हैं। तो मर्दानी झूमर का स्वर सिर्फ मर्दाना ही गाया करते हैं, इसलिए उसको मर्दानी झूमर कहा। जनानी स्वर चूंकि झूमर में खास करके जनाना लोग ही पूजा के अवसर पर आंगन में गाती हैं, इसलिए उसको जनानी स्वर दिया गया है, जनानी झूमर कहा गया है। तो दोनों का स्वर अलग है। जनानी का कोमल के चलते झूमर स्वर कहा गया है, मर्दाना का थोड़ा मोटा स्वर है, इसलिए उसको मर्दानी स्वर दे करके परिभाषित किया गया है। लेकिन इसका भी यहाँ दोनों का सामंजन है, दोनों साथ ही मिलकर के गाया बजाया करते हैं शुरू से। इसमें कोई अलग अलग गाता बजाता नहीं है, क्योंकि गीत जब गाएंगे तो मांदर बजेगा, नगाड़ा बजेगा, ढाक बजेगा, साना मांदर सब बजेंगे, तो साथ ही लोग सब कोई मिल करके ही संगीत का माहौल में लोग गाते बजाते हैं। ये परंपरा यहाँ की रही है। इसके बाद आप जब चले आते हैं तो आपका पर्व त्योहार में पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में फिर अब आगमन होने लगता है होली का। होली का धुन अब आपको आपके दिलो दिमाग में सवार हो रहा है। तो होली जो है सो वो बसंत का द्योतक है। अब जब वर्षा जब ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो अब ऋतु बसंत की ओर लोग बढ़ने लगते हैं, पतझड़ होने लगता है।
पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर नए नए पल्लव उदित होते हैं, बसंत काल ऋतु पहुंच जाता है। और उस बसंत में आने के चलते हृदय भी बसंतमय हो जाता है और स्वर भी बदल जाता है उसका। तो बसंत का स्वर अपने आप में पावस के तरफ से चलने लगता है। तो आप अगर सुनना चाहते हैं उस माने में, तो पावस का राग भी अपने आप में बताता है यह पावस का राग है। यो दे भाई संस्कृति कहाँ लूक थे, जैसे जैसे अजी गाँव घर उठ थे, गाँव घर उठ थे, संस्कृति कहाँ लूक थे, संस्कृति कहाँ लूक थे। डमका चिखरिया हमारे नागपुरी भाषा में पियानो, टंको, बंको, बंगो, देग और क्या बोलते हैं गिटार आदि आदि जो आप देखते होंगे बाजा, जो बाजा बजते हैं वो बाजा हमारे नागपुरी में नहीं है। नागपुरी में जानते हैं आप क्या है? नागपुरी में हमारे यहाँ बांसुरी प्रधान है, मांदर प्रधान है, ढाक प्रधान है, सारंगी प्रधान है, नगाड़ा प्रधान है, सहनाई प्रधान है, नरसिंघा प्रधान है। ये हमारे इस क्षेत्र में यही सब वाद्य वादन हमारे यहाँ इसमें हैं जो नागपुरी में प्रयोग में आते हैं। अगर नागपुरी में अगर मैं बजा दूं क्या कहते हैं तो डुगी तबला को, तो डुगी तबला का नागपुरी के साथ कोई तालमेल नहीं है। इतना तक मैं बोल दूं कि हारमोनिया का भी मेरे साथ तालमेल नहीं है। नागपुरी में हारमोनियम भी नहीं बजते हैं क्योंकि यह स्वर ही इतना ऊंचा स्वर है, इतना अपने में स्वतंत्र स्वर है कि क्या पकड़ेगा उसको कौन। बात अगर कहेंगे संगीत का ना, तो संगीत का शुरुआत तो शिव जी के डमरू से हुआ है, मां शारदा के बीना से शुरू हुआ है। यही दो स्वर वहां से चला है, बीना के टंकार से और डमरू के धुन से। ये नागपुरी भाषा आपकी प्रकृत भाषा है। मैं आपको साफ साफ कह दूं, नागपुरी भाषा प्रकृत भाषा है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में जो जो घटनाएं घटती हैं वो नागपुरी में आप पाएंगे। आप जाके देख लें गांव घर में सब कुछ। तो मेरा कहने का अर्थ मैं वहां जा रहा हूं कि ये जो आप झरना से जब देख रहे हैं, मैं वर्णन कर रहा हूं नदी और झरना से, उसके बीच आप जंगल देख रहे हैं। ये तो जंगल झाड़ी का देश प्रदेश रहा है। तो उसमें जो स्वर जो चल रहे हैं, हवा का जो झोंका, अब हवा आपके पास चल रही है, उसके बीच में झरना भी झर रहे हैं, हवा भी चल रही है। ये जो सूर लहरी जो पत्ती से पत्ती टकरा रही है आपस में, हवा के इसे झोंका से जो गुजर रहे हैं, एक स्वर निकल रहा है। तो स्वर निकलने का मतलब क्या कह रहे हैं हम कि बरसात के समय में आप यहाँ पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, गाछ वृक्ष की पूजा करते हैं ना। तो गाछ वृक्ष से निकला हुआ यह स्वर सब है। तो उसी से ओतप्रोत होकर के कहीं ना कहीं आप गुनगुनाते हैं।
वो जो स्वर दे रहा है उसको आप गुनगुनाते हैं, तो गुनगुनाने में एक तरह का छंद राग निकलता है। कोई ना कोई रे हे हो, ये सब छंद है। तो ये सब कुछ रे आ ओ निकलते हैं ना, तो ये छंद निकलता है उसी स्वर से। उस हवा के झोंके से एक स्वर निकलता है रे का, कुछ भी कुछ एगो आवाज आती है, उसको लोग बोलता है कि एगो पकड़ रहा है छंद में कि रे बोलता है, तो रे बोल रहा है, ए माने रे। इस तरह से पकड़ते पकड़ते कुछ छंद पकड़ा गया, और पकड़ के बाद में उसमें जब बोली लोग बोलने लगे, तो बोली में जो कुछ शब्द आने लगे, तो सुन करके देख करके आपस में एक संवाद एक दूसरे से ले करके, और कहीं ना कहीं जा करके छोटा छोटा स्वर बनना शुरू हुआ। कन्या वर को हल्दी अपना लगाने के समय में मड़वा के तरह आम का पीढ़ा में जो कन्या वर को नचवाते हैं 5 घूमे, वही विषय में है अभी। जिराहुली 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 जिरहुली कनिया जिराहुली जिराहुली हमारे अपने युवा पीढ़ी लोग संगीत का एक नया दौर चलाए हैं, जो पश्चिमी संगीत से या फिल्मी संगीत से प्रभावित है। और आजकल शहर में और गांव में उसी का प्रचलन ज्यादा हो गया है। इसमें कलाकार का दोष कहें कि आम जनता का दोष कहें, ये विचारणीय विषय है। जिस दौर से ये नया शैली हावी हो रहा है, अगर इस पर विचार नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ का पहचान सही में मिट जाएगा। नागपुरी लगभग 2000 वर्षों तक नागवंशी राजाओं की राजभाषा रही। एमए स्तर तक इसकी पढ़ाई भी हो रही है। कला संस्कृति विभाग शनि पर्व में इसे प्रोत्साहित भी कर रहा है। इसके हृदय स्पर्शी गीत, नृत्य और संगीत को आधुनिक तेज गीत कहीं लील डाले, इसका खतरा भी है। लोक कलाकार चिंतित भी हैं, पर जड़ों में समाये इन सुरीले गीतों और संगीत को सिर्फ दर्शक या श्रोता ही बचा सकते हैं।